हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जेबीटी कमीशन का क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 2019 का साइकोलॉजी सेक्शन और टीचिंग एप्टीट्यूड रहने वाला है। ये आपका पार्ट 3 है। अगर आपने इससे पहले और वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड कमर्स्ड इन इंडिया, यानी कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो भारत में कब आया था, ठीक है, किस वर्ष आया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अगर तो हम अकॉर्डिंग टू 2019 में जो आपका कमीशन हुआ है उसमें जो आंसर बताया था तो ऑप्शन ए 1990 उन्होंने टिक किया था सही आंसर। बट अगर कभी इसके बाद और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से, तो ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड आपका भारत में है 1987 में, ठीक है। भारत में जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये स्टार्ट हुआ था 1987 में, और 1987 से लेकर 1995 तक ये आपका प्राथमिक जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पर यूज़ किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो महत्वपूर्ण जो इसका काम था वो था आपके पास सुविधा प्रदान करना। बच्चों की जो जो भी टीचिंग लर्निंग आधारभूत प्रोसेस है सुविधाएं है उसको उसको इंक्रीज उपलब्ध करवाना इसका मेन उद्देश्य था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। तो 1987 में भारत में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को अपनाया गया। 1987 से लेकर 1995 तक यह आपका प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे चला, और प्राइमरी स्कूल में चला आपका 1995 तक। उसके बाद 1995 में इसको उच्च जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर भी अपनाया गया था। तो अगर कभी पूछा जाता है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को कब अपनाया गया था, 1995 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है आपके पास, द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट एनहेंस्ड बाय। देखो जो आपका ट्रायल और एरर मेथड होता है यहाँ पे अगर हम सही बात करें तो ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट स्टडी। ट्रायल और मेथड के द्वारा जो बच्चा होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट होकर स्वतंत्र रूप से सीखता है, क्योंकि बच्चा जो भी गलतियाँ कर रहा है उसी के द्वारा उसको ट्राई करके सीख रहा है। उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं रहती है, यहाँ पे वो स्वतंत्र रूप से सीखता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टडी आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be the minimum distance between the book and the eye while reading, यानी कि पढ़ते समय आंख और किताब के बीच कितनी दूरी होना आवश्यक है। तो अगर आपको इंचेस में पूछा जाता है तो 12 इंच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर आपको सेंटीमीटर में कभी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि बुक और आई के बीच कितना आपकी दूरी रहनी चाहिए जब आप रीडिंग कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, तो आपका सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम आपके और भी जो एग्ज़ाम्स रहते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान देना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भारत में 1987 में आया था। प्राथमिक स्तर में ये आपका सबसे पहले लाया गया था और ये चला था प्राथमिक स्तर में 1987 से लेकर 1995 तक। इसका मेन उद्देश्य था जितनी भी आधारभूत सुविधाएं हैं स्कूल में उनको उपलब्ध करवाना, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज करना और उसमें इम्प्रूवमेंट करना। ट्रायल और एरर मेथड की अगर बात की जाती है तो ट्रायल और एरर मेथड में बच्चा स्वतंत्र रूप से सीखता है क्योंकि वहाँ पे वो बिल्कुल फ्री रहता है। और बुक और आइज़ के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, वो 12 इंचेस। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो आपका 25 सेंटीमीटर फिर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द ट्राइलिंगुअल फार्मूला। तो ट्राइलिंगुअल फार्मूला की बात आपकी की गई है कोठारी कमीशन आयोग के तहत। तो ट्राइलिंगुअल फार्मूला या फिर थ्री लैंग्वेज जो फार्मूला है, त्रिभाषी जो सूत्र है, ये आपको दिया गया है कोठारी आयोग के द्वारा, यानी कि कोठारी कमीशन। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही रहेगा। जो आपके पास थ्री लैंग्वेज फार्मूला है इसमें सबसे पहले बात की गई है मदर टंग, यानी कि सबसे पहले जब भी एक स्कूल में बच्चा जाता है प्राथमिक स्तर पे तो पहली से लेकर 5वीं तक बच्चे को पढ़ाया जाएगा उसकी मातृभाषा में, मदर टंग के यूज़ करके आप बच्चे को पढ़ाओगे। तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला में जो सबसे पहली लैंग्वेज है वो है मदर टंग, यानी कि मातृभाषा। सेकंड जो यहाँ पे आपकी लैंग्वेज आएगी वो आएगी नेटिव लैंग्वेज, यानी कि स्थानीय भाषा। आप जिस नेटिव में रहते हो, जिस राष्ट्र में हो, जिस स्थान पे हो, वहाँ पे जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो आपकी नेटिव लैंग्वेज यानी कि सेकंड लैंग्वेज। और थर्ड लैंग्वेज आपकी फॉरेन लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज में आपका इंग्लिश, आपकी जितनी भी फॉरेनर लैंग्वेज है, फ्रेंच, जर्मन, ये सब के सब आपके फॉरेन लैंग्वेज के अंडर आएगी।
तो कभी भी पूछा जाए कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला किसके द्वारा दिया गया है या फिर ट्राइलिंगुअल फार्मूला, तो कोठारी कमीशन आयोग के द्वारा। इसमें अगर इसका क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले मातृभाषा मदर टंग, सेकंड बताया आपको नेटिव लैंग्वेज, ठीक है, जो कि वहाँ की स्थानीय भाषा या फिर राष्ट्र की भाषा। ऑप्शन 3 जो रहेगा आपका वो रहेगा फॉरेन लैंग्वेज। थर्ड जो लैंग्वेज यहाँ पे बात की गई है वो है आपकी फॉरेनर लैंग्वेज, जितनी भी आपकी जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच एटसेट्रा, वो सब आपके थर्ड लैंग्वेज के अंडर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 आपका रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्राइज टीचिंग स्किल, यानी कि निम्न में से क्या शिक्षण कौशल समाहित करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए एक्सप्लेनिंग, ऑप्शन बी क्वेश्चन आंसर्स, ऑप्शन सी ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जब आपका कमीशन हुआ था उनके अकॉर्डिंग जो फाइनल आंसर की आई थी तो वहाँ पे ऑप्शन ए व्याख्या करना यानी कि एक्सप्लेनिंग करना सही आंसर माना गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। व्याख्या करना जो आपका है ये आपकी जो टीचिंग स्किल्स होती है, जो शिक्षण कौशल होते हैं, उसको समाहित करता है। तो ध्यान में रखना ये जो दो क्वेश्चन है भी इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपका ट्राइलिंगुअल फार्मूला कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया है, जिसमें कि बात की गई थी कि जब भी छोटे बच्चे की बात की जाती है, प्रथम जो प्राइमरी स्कूल, ठीक है, फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक, तो वहाँ पे मातृभाषा के बारे में बताया गया कि पहले जब भी बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाएगी पहली से लेकर 5वीं तक तो वहाँ पे आप मदर टंग का यूज़ करोगे यानी कि मातृभाषा का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग क्यूरियोसिटी कैन बी डेवलप्ड एंड एनरिच्ड इन स्टूडेंट्स, यानी कि निम्न में से ऐसी कौन सी विधि है जो कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा को उत्पन्न करती है, ठीक है। ऑप्शन ए ह्यूरिस्टिक मेथड, ऑप्शन बी है एनालिसिस मेथड, ऑप्शन सी आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ऑप्शन डी सरप्राइज स्टडी मेथड। तो जो आपका ह्यूरिस्टिक मेथड है ये हर प्रकार के टाइप के जितने भी मेथड्स होते हैं उन सभी को यहाँ पे कवर कर देगा, ठीक है। जो आपकी खोज विधि रहती है इसके द्वारा जो बच्चे हैं वो ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है उनमें डेवलप, और बच्चे भी यहाँ पे आपके एक्टिव रहते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड के अंदर जो बच्चे होते हैं बच्चे भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा खोज के माध्यम से ही सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर बेस्ड रहता है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसमें बच्चा खुद करके सीखता है। तो सबसे बेस्ट मेथड भी अगर कभी पूछा जाता है तो आपका डिस्कवरी मेथड होगा या तो ह्यूरिस्टिक मेथड। इसका मेन उद्देश्य जो रहते हैं आपके ह्यूरिस्टिक मेथड के, सबसे पहला रहता है कि बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी ह्यूरिस्टिक मेथड सबसे बेस्ट टीचिंग मेथड है। बच्चों में क्यूरियोसिटी को डेवलप करना, जिज्ञासु को यहाँ पे विकसित करना, वो भी आपका ह्यूरिस्टिक मेथड के माध्यम से अच्छे से डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चे के साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करता है। बच्चे के इंटरेस्ट और जो एटीट्यूड रहता है उसको एनहेंस करने के लिए भी आपका हेल्पफुल रहता है ह्यूरिस्टिक मेथड। साथ ही साथ जो बच्चे में लीडरशिप की क्वालिटी होती है उसके लिए, और बच्चा मेन बात है यहाँ पे करके सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग होती है, बच्चा खुद के माध्यम से खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करके सीखता है। इसीलिए जो आपका ह्यूरिस्टिक मेथड है इसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बाकी जितने भी अलग मेथड्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 आपका रहता है, द पर्सनल फैक्टर विच अफेक्ट लर्निंग, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को जब भी आपकी लर्निंग होती है उसको अफेक्ट करने वाले दो प्रकार के आपके फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनली बोले तो जो आपके पर्सनल फैक्टर्स रहते हैं आपसे रिलेटेड, और एक्सटर्नली बोले तो एनवायरमेंटल फैक्टर। तो देखो जो ऑप्शन है मास मीडिया, ठीक है, मास मीडिया आपका एक्सटर्नल फैक्टर है। एनवायरमेंटल फैक्टर ये तो आपका अफेक्ट करता है, बट ये आपका पर्सनल फैक्टर नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है पीयर ग्रुप्स, यानी कि आपके समान के आपकी आयु के जो समूह रहता है, बच्चों का ग्रुप रहता है, वो ये भी आपका देखा जाए तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर है। आपके पीयर ग्रुप जो रहता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर आएगा आपका, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर है आपका, तो ये भी आपका पर्सनल फैक्टर नहीं रहेगा। ऑप्शन सी है टीचर्स, आपके जो अध्यापक होते हैं ये भी आपके अधिगम जो भी लर्निंग है उसको प्रभावित करने वाले कारक रहते हैं, बट अध्यापक आपका पर्सनल कारक तो नहीं है, ये भी आपका एनवायरमेंटल या फिर एक्सटर्नल कारक के अंदर आएगा। ऑप्शन डी है मैचुरेशन एंड एज,
यानी कि परिपक्वता और जो आयु है, बिल्कुल सही। हमारी मैच्योरेशन कैसी है, या कितने हम मैच्योर है, या हमारी जो एज है, जो आयु है, ये हमारे पर्सनल फैक्टर रहते हैं लर्निंग के लिए, ठीक है। पर्सनल फैक्टर जो आपके रहते हैं, इन सब को ध्यान रखना, जैसे कि मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, एज और सेक्स, मेल फीमेल, इंटेलिजेंस एटसेट्रा, हेरिडिटी, ये सब आपके पर्सनल फैक्टर रहते हैं, ठीक है। मैच्योरेशन, एज, इंटेलिजेंस, आईक्यू, हेरिडिटी, सेक्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके व्यक्तिगत कारक रहते हैं, पर्सनल फैक्टर, जो कि आपके अधिगम, लर्निंग, साथ ही साथ मोटिवेशन, अगर कभी मोटिवेशन से भी क्वेश्चन आता है कि अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक, ठीक है। मोटिवेशन और लर्निंग दोनों आपके सेम रहते हैं कारक इसके, ठीक है। इंटरनली वाले भी सेम कारक है और एक्सटर्नल कारक भी आपके सेम है। तो मोटिवेशन और लर्निंग से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आए तो सेम आंसर आपका रहता है। अगर हम मोटिवेशन की बात भी करें तो उसमें जो आपके इंटरनली जो कारक रहेंगे पर्सनली, वो भी आपका मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, एज रहेगा, आपके इंटेलिजेंस रहेगी, आपका एटीट्यूड रहेगा, आपका इंटरेस्ट रहेगा, ये सारे के सारे आपके पर्सनल कारक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्पेसिफाइज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर द टीचर एज, यानी कि जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ नॉर्म्स यानी कि शर्तें और जो स्टैंडर्ड है उसकी बात की गई है। तो आपके पास मिनिमम वर्किंग आवर्स रखे गए हैं पूरे, अगर हम बात करते हैं वीक की, यहाँ पे वीक की बात की है तो पूरे सप्ताह में आपके कितने मिनिमम वर्किंग आवर्स होने चाहिए, तो आपका 45। एक पूरे वीक में, जो एक पूरा वीक होता है 7 दिन का, उसमें टोटल 6 डेज आपके स्कूल रहता है, तो उसमें जो टोटल वर्किंग आवर्स होने चाहिए तो 45 आवर्स आपका बिल्कुल सही है। कई बार आपसे पूछा जाता है मिनिमम नंबर ऑफ डेज, अगर डेज पूछा जाता है तो प्राइमरी लेवल 1 to 5th के लिए 200 वर्किंग डेज है टोटल, पूरे साल में 200 वर्किंग डेज रखे गए हैं 5th क्लास तक के लिए। 6th to 8th अगर आपके पास पूछा जाता है तो 220 वर्किंग डेज। अगर आपके पास 6th से लेकर 8th तक पूछा जाता है तो वहाँ पे आपके 220 वर्किंग डेज रखे गए हैं पूरे एकेडमिक ईयर के, यानी कि पूरे वर्ष में 220 दिन आपके वर्किंग के रहने चाहिए 6th से लेकर 8th क्लास तक। पहली से लेकर 5वीं तक आपके पास टोटल पूरे जो एकेडमिक ईयर रहता है पूरे वर्ष में टोटल 200 वर्किंग डेज होना आवश्यक है, ठीक है। अब यहाँ पे आवर्स भी है पर एकेडमिक के लिए, 1 से लेकर 5वीं क्लास तक पूरे के पूरे टोटल 800 घंटे होना ज़रूरी है पूरे वर्ष में। एक पूरे वर्ष में जो यहाँ पे वर्किंग आवर्स रखे गए हैं पहली से लेकर 5वीं तक तो 800 घंटे। अगर आपके पास 6 से लेकर 8 तक पूछा जाता है तो 6ठी से लेकर 8वीं तक आपके पास 1000 घंटे पूरे वर्ष में वर्किंग जो डेज होने चाहिए, यानी कि वर्किंग आवर्स पूरे वर्ष में रखे गए 1000 घंटे 6 से लेकर 8 तक। और अगर एक सप्ताह में पूछा जाता है एक वीक में, तो एक वीक में टोटल आपके पास 45 आवर्स, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का जो अर्थ है वो किससे संबंध रखता है। ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल भी नहीं, व्यक्तिगत विकास का संबंध आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है। ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल, यानी कि शारीरिक कौशल का विकास, ये भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बाल विकास, ये भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अर्थ नहीं रहता है। ऑप्शन डी है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही। संज्ञानात्मक जो विकास है इसका पूरा का पूरा संबंध है हमारे इंटेलिजेंस के साथ, ठीक है। तो कभी भी कॉग्निटिव या फिर आपके पास इंटेलिजेंस के बारे में पूछ जाए तो ये दोनों एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सजेशन वाज गिवन बाय द मुदालियर कमीशन, यानी कि मुदालियर कमीशन के द्वारा कौन सा सुझाव दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बायलिंगुअल फार्मूला। जो आपके पास द्विभाषा सूत्र है, ठीक है, बायलिंगुअल, इसकी बात आपके पास मुदालियर कमीशन के द्वारा की गई है।
बट जो आपका ट्राइलिंगुअल फार्मूला है, 3 लैंग्वेज का फार्मूला, उसकी बात आपके पास कोठारी आयोग के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो आपके पास डिसलेक्सिया है ये किस प्रकार का विकार है। ऑप्शन ए है मेंटल डिसऑर्डर, बिल्कुल भी नहीं। देखो, मेंटल डिसऑर्डर जब भी बात की जाती है, मानसिक स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है, लो कंसंट्रेशन जो बच्चे की रहती है, ठीक है, वो हाइपर एक्टिविटी करने लग जाता है, बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो मेंटल डिसऑर्डर अगर कोई भी बच्चा है तो ये आपका जोड़ता है ADHD, डिसेबिलिटी है ADHD। ऑप्शन बी है आपके पास बिहेवियरल डिसऑर्डर। बिहेवियर डिसऑर्डर अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे बिहेवियर व्यवहार की बात की जाती है, जहाँ पे बच्चे को थोड़ा सोशली या फिर कम्युनिकेशन स्किल इम्पेयर्ड रहती है, आई कांटेक्ट बच्चा नहीं बना पाता, जब बच्चे को सोसाइटी में जाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है या फिर आई कांटेक्ट बच्चे का सही नहीं रहता है, तो वो चीज़ आपके ऑटिज़म के अंडर आती है। सी आपका रीडिंग डिसऑर्डर। अगर पठन विकार की बात की जाती है, जो बच्चा है उसको रीडिंग पसंद नहीं है, रीडिंग से रिलेटेड समस्या है, ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर, ये आपका डिसलेक्सिया है। ऑप्शन सी यहाँ आपका बिल्कुल सही है। डिसलेक्सिया का अर्थ आपका रहेगा रीडिंग डिसऑर्डर से। ऑप्शन डी है मैथमेटिकल डिसऑर्डर। अगर आपको कैलकुलेशन या फिर मैथ से रिलेटेड समस्या है, प्रॉब्लम है, तो डिसकैलकुलिया। अगर आपसे पूछा जाता है डिसकैलकुलिया इज एसोसिएटेड विद कैलकुलिया, कैलकुलेशन, मैथ से रिलेटेड अगर समस्या है तो डिसकैलकुलिया। एक और आपका रहता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया इसका संबंध रहता है प्रॉब्लम इन राइटिंग। डिसग्राफिया इज एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम इन राइटिंग। अगर बच्चे को लिखने से रिलेटेड समस्या है तो आपका वहाँ पे डिसग्राफिया। अगर मैथ से रिलेटेड समस्या है तो आपके पास डिसकैलकुलिया। अगर रीडिंग से रिलेटेड, पठन से रिलेटेड समस्या है तो आपका वहाँ पे डिसलेक्सिया। अगर यहाँ पे आई कांटेक्ट या फिर समाज में जाने में थोड़ा हिचकिचाहट रहती है, आई कांटेक्ट अच्छे से नहीं बना सकते, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो वो सब आपका आ जाए ऑटिज़म के अंदर। और अगर मेंटली डिसऑर्डर की बात की जाती है, लो अटेंशन स्पैन रहता है, हाइपर एक्टिविटीज़ की बात की जाती है, तो वो सब आपके ADHD के अंडर आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका साइकोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड का रहता है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो कैसे होते हैं। पहला एक्सट्रोवर्ट, ऑप्शन बी वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। ऑप्शन सी कॉग्निटिव थिंकर, बिल्कुल नहीं, कॉग्निटिव थिंकर तो नहीं होते। ऑप्शन डी डाइवर्जेंट थिंकर, बिल्कुल सही। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात की जाए तो सबसे मेन बात है डाइवर्जेंट थिंकर। जितने भी आपके गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं या फिर क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं, ये आपके डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार से हर एक समस्या का समाधान करने की सोचते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है या फिर कोई भी क्रिएटिविटी की बात की जाती है, तो गिफ्टेड और जो आपके क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं, तो ये अलग अलग फॉर्मेट में सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए या फिर किसी क्रिएटिविटी को किस वे में और अच्छे से एनहेंस किया जाए, तो वहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग की आवश्यकता होती है। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स या फिर क्रिएटिव चिल्ड्रंस, इनकी जो थिंकिंग होती है, सबसे मेन बात हमेशा ध्यान रखना आपने डाइवर्जेंट, क्योंकि हार्ड वर्कर तो होते ही होते हैं, चलो ठीक है, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, क्योंकि गिफ्टेड स्टूडेंट जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ये थोड़े गिफ्टेड होते हैं, थोड़े शरारती टाइप के बच्चे, तो इनको एक्सट्रोवर्ट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर साइकोलॉजी सेक्शन से, वो कवर हो गए होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको HP JBT टैट हो गया, कमीशन हो गया, से टैट, इन सब की प्रेपरेशन करवाई जाएगी।